जी आज हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसपे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखा था कि ये होती क्या है, और हमने एक जनरल व्यू लिया था कि ये पैदा कैसे होती हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैकेनिज्म देखा था कि ये स्पेस में कैसे चलती हैं, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ भी परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं, इन्हीं को असल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब फिर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा कैसे किया जाता है, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो चेंज हो रहा होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगेन एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और ये प्रोसेस अपने आप को रिपीट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं। आज हम इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फर्ज कर लें मेरे पास एक चार्ज है जो रेस्ट पे है। अब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है। अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होती। यह बात हम जानते हैं, हमने चैप्टर 14 के पहले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन फर्ज कर लें मैं इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में रख देता हूं, एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव यानी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा करंट है जो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। अब हम ये तो जानते हैं करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो ये जो करंट है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंदर जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, और अगर करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो फिर इसके इर्द गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और ये काम चलता जाएगा। जो हमने कंक्लूड किया था, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा चार्ज जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम चार्ज को मुसलसल एक्सेलरेट करवाना शुरू कर दें तो फिर इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और एक्सेलरेट करवाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम आराम से चार्ज को ऑसिलेट करवाना शुरू कर दें। और चार्ज ऑसिलेट कब करता है? वायर के अंदर चार्ज तब ऑसिलेट करता है जब आप उसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी वायर के पीस को एसी सोर्स के साथ अटैच कर देंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और वाइब्रेशन की वजह से उस रीजन के इर्द गिर्द एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमिना होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि फर्ज कर लें हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है। इस पीस ऑफ वायर को मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना कह सकता हूं। इसके साथ हमने एक एसी सोर्स को एक खास अरेंजमेंट में कनेक्ट किया हुआ है। जब इस पीस ऑफ वायर यानी ट्रांसमिटिंग एंटीना के अंदर चार्जेस वाइब्रेट यानी ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमिना होगा, जिसकी वजह से देखें इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होके ट्रेवल कर रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्कीमेटिक आइडिया दूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करने के बाद
रिसीव कैसे किया जाता है। और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल लेंगे रेडियो सेट की। हम जानते हैं कि रेडियो स्टेशन से आने वाली वेव्स को हम अपने रेडियो सेट में रिसीव कर सकते हैं और हम किसी भी रेडियो स्टेशन को क्लियरली सुन सकते हैं। इसका क्या फिनोमिना है, ऐसा किन किन स्टेप्स की वजह से होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं। द वन इज ट्रांसमिशन, जिसमें हमने जनरेशन डिस्कस कर लिया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने का फिनोमिना डिस्कस कर लिया जो मैंने इससे पहले आपको बताया। तो जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन और उसके बाद रिसेप्शन। जनरेशन का फिनोमिना हमने डिस्कस कर लिया, दैट ऑसिलेटिंग चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसमिशन का फिनोमिना। देखिए, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास, फर्ज कर लें मैं आपको एक रेडियो स्टेशन में ले जाता हूं, उस रेडियो स्टेशन के बाहर ऊपर एक बड़ा सा ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा होता है जिसके साथ काफी बड़े बड़े बूस्टर लगे होते हैं जो वेव्स को दूर तक ट्रैवल करवाने में मदद देते हैं, वेव्स को दूर तक फेंकते हैं। फर्ज कर लें ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है जिसके साथ हमने नीचे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। उस एसी सोर्स की कोई खास फ्रीक्वेंसी है जो हम इस पूरे चैप्टर 16 में पढ़ आए हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। उस एसी सोर्स ने इस ट्रांसमिटिंग एंटीना के अंदर चार्ज को उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना है और उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होकर चारों तरफ फैलना शुरू कर देंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के लिहाज से काफी सारी कैटेगरीज के बारे में बताया था, जिसमें सबसे लो एनर्जी या सबसे लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। ये बात याद रखें, ये जो आज हम एग्जांपल कर रहे हैं रेडियो स्टेशन और रेडियो सेट वाली, इसमें हम ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर रहे हैं जिनका ताल्लुक रेडियो वेव्स की फैमिली के साथ है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि यहां रेडियो वेव्स जनरेट होकर चारों तरफ फैलना शुरू हो गई हैं। अब यह है एक रेडियो स्टेशन की स्टोरी। ऐसे ही कोई और भी रेडियो स्टेशंस होंगे। कोई रेडियो स्टेशन वहां पर है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होकर आ रही हैं। कोई रेडियो स्टेशन यहां पर है, उसके ट्रांसमिटिंग एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो वेव्स जनरेट होकर आ रही हैं। और हमारे इर्द गिर्द ये सारी रेडियो वेव्स इसी तरह फैली हुई हैं। और फर्ज कर लें मेरे पास एक रेडियो सेट है, ये मेरे पास एक रेडियो सेट है। ये बात याद रखें कि इस रेडियो सेट के ऊपर भी एक छोटी सी वायर लगी होती है। हो सकता है आपको नजर आए, कई दफा नजर नहीं भी आती, उसके ऊपर कवर भी हो सकता है, जैसे आपके मोबाइल सेट के ऊपर कवर होता है और उसके अंदर एक रिसीविंग एंटीना होता है। लेकिन यहां पर हमें फर्ज कर लें ये एंटीना नजर आ रहा है, रिसीविंग एंटीना। ये बात याद रखें, इस रिसीविंग एंटीना के साथ नीचे अंदर एक सर्किट लगा होता है जो LC पैरेलल सर्किट होता है, जो मैं साइड पे आपको ये भी दिखा रहा हूं, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। आपने मेरी इन सारी बातों को गौर से सुनना है, आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ये बात याद रखें, ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आपने थोड़ा सा गौर से मेरी पूरी सुनाई जाने वाली एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये है एक LC पैरेलल सर्किट जिसमें एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है जो आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। इसमें से जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस वेरिएबल होती है, यानी इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस LC सर्किट की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक ऐसा करंट पैदा करता है, या आप समझ लें कि ये चार्जेस को ऑसिलेट करवाना शुरू कर देता है। तो ये जो LC सर्किट है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट का एक ऐसा सिग्नल पैदा करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम जानते हैं, F = 1/2 पाई LC का स्क्वायर रूट, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। और इसका कनेक्शन ऊपर रिसीविंग एंटीना के साथ है, जो यहां पर रेडियो सेट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा था। अब होगा क्या, चारों तरफ से जो डिफरेंट रेडियो स्टेशंस हैं उनके ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस रेडियो सेट के रिसीविंग एंटीना के ऊपर आकर फॉल कर रही हैं।
और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, जाहिर बात है इस रेडियो स्टेशन की ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, दूसरे रेडियो स्टेशन से जो आ रही हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, और किसी और रेडियो स्टेशन से जो आ रही हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस रेडियो सेट जो रिसीविंग एंटीना है इसके ऊपर आके फॉल करेंगी और इसके अंदर जो चार्जेस हैं उनको अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाने की कोशिश करेंगी। अब ये सारे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने एक एलसी ऑसिलेटर सर्किट भी इस रेडियो सेट के अंदर लगाया हुआ है जो अपनी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल पैदा कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर लिखा है। अब होगा क्या, जब हम कहते हैं ना कि हमने डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को ट्यून करना है तो इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको यह समझाने लगा हूं हाउ टू ट्यून अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। करते हम ये हैं ऑटोमेटिकली, मैं यहां पर ट्यूनिंग का बटन प्रेस कर दिया तो असल में इस रेडियो सेट के अंदर क्या फिनोमिना हो रहा है मैं आपको यह बता रहा हूं। होता यह है कि ये जो एलसी पैरेलल सर्किट है, ऑसिलेटर सर्किट, इसके साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी कैपेसिटेंस वेरिएबल है, तो होता यह है कि ऑटोमेटिकली इसकी कैपेसिटेंस में वेरिएशंस आती हैं जिसकी वजह से जो सिग्नल है, जो अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल पैदा हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाती है और फर्ज कर लें उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ना शुरू हो गई ऑटोमेटिकली। अब मैं इमेजिन कर लेता हूं कि इस रेडियो स्टेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी को मैं 10 किलोहर्ट्ज का नाम दे देता हूं, इमेजिन कर लें। दूसरे स्टेशन से जो आ रही हैं उनको 20 किलोहर्ट्ज का नाम दे देता हूं फ्रीक्वेंसी, और तीसरे रेडियो स्टेशन से जो आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को मैं 30 हर्ट्ज कह देता हूं, 30 किलोहर्ट्ज। अब जो मेरा रेडियो सेट है जिसके अंदर एलसी ऑसिलेटर सर्किट लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली इस सर्किट के अंदर पैदा होने वाले अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर देगा। अब होगा क्या, फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ती गई, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये 10 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। यस, 10 किलोहर्ट्ज होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये भी इस रिसीविंग एंटीना के चार्ज को 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाने की कोशिश कर रहा है, और इस रेडियो स्टेशन की तरफ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं वो भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब है दोनों के दरमियान फ्रीक्वेंसी की सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। तो ये फिनोमिना आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो आपने टॉपिक पढ़ा था सिंपल पेंडुलम्स का, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था अगर आपको याद हो तो। हम जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाता है और एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी जिनकी फ्रीक्वेंसी को हमने कंसीडर किया 10 किलोहर्ट्ज, उन्होंने इस रेडियो सेट के सिग्नल के साथ, इस एसी सिग्नल के साथ मैचिंग करना शुरू कर दी। इनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई जिसकी वजह से रिसीविंग एंटीना के अंदर जो चार्जेस हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, और इस रेडियो स्टेशन की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है उसमें जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी इस वक्त रेडियो सेट के अंदर, और हमें इस रेडियो स्टेशन से आने वाली जो भी सिग्नल के अंदर साउंड वेव्स हैं जो हम यहां जनरेट कर रहे हैं वापस, वो हमें मैक्सिमम सुनाई देंगी, यानी क्लियरली हमें आवाज आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो रेडियो सेट है वो इस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर मेमोराइज कर लेगा और फिर आगे चलना शुरू कर देगा। आगे चलता गया। फर्ज कर लें दूसरा जो रेडियो स्टेशन था जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज हमने इमेजिन की है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 20 किलोहर्ट्ज के साथ मैच हो गई, और अब होगा क्या, अब जाहिर बात है ये वाला जो रेडियो स्टेशन है वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके रिसीविंग एंटीना के ऊपर फॉल कर रही थी, इनके साथ रेजोनेंस का फिनोमेना हो जाएगा, और ये वाली वेव्स की जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ रिसीविंग एंटीना का जो भी चार्जेस हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, यानी इसके साथ रेजोनेंस हो गई,
और इससे जो एनर्जी हम तक पहुंच रही है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और उसको रिसीविंग एंटीना रिसीव करेगा और ये जो रेडियो सेट है ये उस सिग्नल को दोबारा साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और हमें इस रेडियो स्टेशन से आने वाली जो आवाज है वो क्लियरली सुनाई देगी। इसी तरह ये जो रेडियो सेट है फिर इसको भी मेमोराइज कर लेगा, इसको भी एक चैनल का नाम दे देगा। फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को मजीद बढ़ाते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते फर्ज कर लें जो तीसरा जो रेडियो स्टेशन है जिससे हमने इमेजिन किया था 30 किलोहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, इससे जो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके साथ फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो जाएगी और फिर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा जो रिसीविंग एंटीना है उसके चार्जेस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस रेडियो स्टेशन के साथ हमारे रेडियो सेट की ट्यूनिंग हो गई है, यानी हमें ये वाला जो चैनल है वो क्लियरली सुनाई देगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे अपने रेडियो सेट को एडजस्ट करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्यूनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने का मेथड दोबारा डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। फिर हमने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया डिटेल में और फिर हमने रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहां पर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।